साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने AISF के उड़ीसा के साथियों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये आज आपसे बातचीत करने का मौका दिया। ख़ास तौर से संघमित्रा जो उड़ीसा AISF है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज इस मौके पर मुझे शिक्षा के राष्ट्रीय अधिकार के बारे में बातचीत करने का मौका दिया। साथियों, ये एक बहुत ही संकटकालीन परिस्थिति है इस समय, और देश भर में आप जानते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। लॉकडाउन अभी धीरे धीरे ओपन हो रहा है, 4 बार लॉकडाउन हो चुका है, और बहुत बड़ा हिस्सा जो मज़दूरों का है वो धीरे धीरे बड़े शहरों से वापस अपने गाँव की तरफ लौट रहा है। और भारत के आज़ादी के इतिहास में इतनी मुश्किल घड़ी आपने किसी ने कभी नहीं देखा होगा कि आबादी का इतना बड़ा हिस्सा, तकरीबन उसकी संख्या जो आंकी जा रही है वो 24 करोड़ लोगों की, जो शहरों में मजदूरी करते हैं, कारखानों में काम करते हैं या गांव से जा कर के रोजी रोटी के लिए शहरों में रहते हैं, वो सब इस पूरी कोरोना क्राइसिस के दौर में बड़ी मुश्किलों के चलते बड़ी मुश्किल से वो घर की तरफ अपने वापस लौटे हैं। 700 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा उनको करनी पड़ी है, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। कितने लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए, रेलवे ट्रैक पर कुचल दिए गए, पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तमाम अधिकारियों ने उनको सैनिटाइज करने के लिए केमिकल्स उनके ऊपर छोड़े। एक ऐसा भारत का गाँव का रहने वाला इंसान जो शहर में निर्माण के काम में लगा हुआ था या किसी भी तरह से उस शहर के बहुत सारे कामों में लगा हुआ था, वो जब इस मुश्किल की घड़ी में वापस लौटा है, क्योंकि ये पूरा लॉकडाउन बिना तैयारी के हुआ है। आप जानते हैं, अगर समय दे दिया गया होता तो लोग अपने घरों को सकुशल वापस लौट गए होते और इस तरह की घटनाएं नहीं हुई होती। सैकड़ों लोगों को जो अपनी जान गंवानी पड़ी है इस दौर में, और उन माइग्रेंट लोगों के साथ एक बड़ी संख्या बच्चों की वापस लौटी है, और उन बच्चों में लड़कियां भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको काफ़ी साइको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, और बहुत सारे अब्यूज़ भी अब इस दौर में बढ़े हैं। तो एक बड़ी संख्या बच्चों की वापस लौटी है, और हमारी चिंता है। हम लोगों ने देश के करीब 100 गणमान्य लोगों ने दस्तखत करके, हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री को ये एक ज्ञापन भी दिया है, और जिसमें हमने ये कहा है कि इन बच्चों के सर्वाइवल, प्रोटेक्शन और इनके राइट टू एजुकेशन की रक्षा की जानी चाहिए। और हम बहुत चिंतित हैं कि उनको अभी खाने की समस्या है, क्योंकि बच्चों की एक बहुत बड़ी आबादी मिड डे मील पर ही निर्भर है। दोपहर का खाना उनको नसीब नहीं होता, और मैं समझता हूँ कि वो सुबह नाश्ता भी नहीं कर पाते हैं और वो स्कूल जाना पड़ता है उनको। तो वो दोपहर का खाना अगर मिड डे मील उनको न मिले तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। एक बहुत बड़ी संख्या बच्चों की है जो इस पर निर्भर है। तो हमने ये मांग की है कि मिड डे मील उनको दिया जाना चाहिए, डोर टू डोर पहुंचाया जाना चाहिए। और दूसरी चिंता हमारी ये है कि हमारे जो सरकारी स्कूलों का ढांचा है उसको धीरे धीरे इतना ख़राब कर दिया गया है कि अब ये जो बच्चे एडिशनल जो वापस लौटे हैं, इनका कैसे उन स्कूलों में इनरोलमेंट किया जाएगा, कैसे उनके साथ जोड़ा जाएगा, और इनकी शिक्षा जो है वो कैसे जारी रखी जाएगी। क्योंकि 2002 में शिक्षा का अधिकार 2002 में शिक्षा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनी। आप जानते हैं इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई देश भर में। एक सैकड़ों साल की लड़ाई थी। भारत के समाज ने, यहाँ के शिक्षाविदों ने, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके ये लड़ा कि शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बन जाए। दुनिया भर में शिक्षा मौलिक अधिकार थी, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थी, लेकिन भारत में शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं बन पाई थी। और आप जानते हैं 2000 में जेमेंटियन कॉन्फ्रेंस हुई
जिसमें एजुकेशन फॉर ऑल का यूनाइटेड नेशन ने नारा दिया और हमारी सरकार भी उस पर एक सिग्नेटरी थी। तो भारत में भी इस बात की चर्चा हुई कि शिक्षा को संवैधानिक अधिकार दिया जाना चाहिए और इस लड़ाई में बहुत लोग शामिल हुए और 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप जानते हैं, और उसके जरिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। और ये जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है ये राइट टू लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन जब ये बहस सुप्रीम कोर्ट में गई 1993 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार के बराबर है। अगर आपके पास शिक्षा का अधिकार नहीं है, इसका मतलब आपके पास डिग्निटीफुल लाइफ जीने का अधिकार नहीं है हिंदुस्तान में। इसलिए शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए और इसलिए 2002 में आर्टिकल 21 के साथ शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया और आर्टिकल 21A हुआ। और उस समय हमारी मांग थी कि 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए और ये अधिकार 0 से शुरू होना चाहिए ताकि उन बच्चों के लिए उनके सर्वाइवल का, प्रोटेक्शन का, उनकी देखरेख का और उनकी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए इंतज़ाम सरकार की तरफ से किया जा सके। लेकिन वो दुर्भाग्य से हुआ नहीं। फंडामेंटल राइट सिर्फ 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए हुआ और उसके बाद उसमें भी ये क्लॉज लगा दिया गया कि ये शिक्षा का अधिकार, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अमल में लाया जाएगा जब एक कानून बनेगा इसको लागू करने के लिए। और कानून बनने में भी 8 साल लग गए। आप जानते हैं 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बना फंडामेंटल राइट को पूरा करने के लिए। फंडामेंटल राइट अधूरा है, वो केवल 6 से 14 साल के बच्चों की बात करता है और उसी तरह उसको लागू करने वाला कानून भी अधूरा है क्योंकि ये भी 6 से 14 साल के बच्चों की बात करता है। इसमें करोड़ों बच्चे छूट गए जो 6 साल से कम उम्र के हैं और वो बच्चे भी छूट गए जो 14 साल से ऊपर के सेकेंडरी स्कूल के हैं। हमने उस समय ये बहुत बहस की कि अगर बच्चे की उम्र 18 साल तक रिकॉग्नाइज की जा रही है तमाम इंटरनेशनल कन्वेंशंस के जरिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के जरिए, हम भी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं हिंदुस्तान में कि बच्चे की उम्र 18 साल होती है, तो 18 साल तक के बच्चों की जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए और पब्लिक फंड से उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए। यह दुनिया भर में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया की तमाम सरकारें पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के जरिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नहीं लेगी तो फिर टैक्स पेयर से पैसा लेने का उसको क्या हक है? ये बात हमने हिंदुस्तान में उठाई और दुनिया भर में जो लोगों को शिक्षा फ्री है और शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। कम से कम स्कूली शिक्षा पूरे दुनिया भर में, अमेरिका में सिर्फ 6000 चार्टर स्कूल हैं और बहुत थोड़े से स्कूल एकेडमिक्स जो है वो ब्रिटेन के अंदर है, यूनाइटेड किंगडम में है। अदरवाइज बहुत थोड़े 2%, 1% के करीब प्राइवेट स्कूली शिक्षा में यूरोप में के देशों में या दूसरे तमाम जगहों पे है। बाकी ये माना जाता है कि देश के विकास के लिए शिक्षा एक मौलिक आधारभूत स्तंभ है और शिक्षा के बगैर, शिक्षा को यूनिवर्सलाइज किए बगैर, लोकव्यापीकरण किए बगैर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई समाज सिविलाइज्ड नहीं हो सकता है, सभ्यता नहीं हो सकती है वहाँ। इसलिए राष्ट्र का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को वो शिक्षित करे और कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन तक उसको शिक्षा दे और उसके लिए पर्याप्त रिसोर्सेज की व्यवस्था सरकार खुद करे, टैक्स पेयर के पैसे से करे। और यही कंसेप्ट यहाँ रहा है लंबे समय से। आपको मालूम है कि भारत की आज़ादी के बाद जब पहला आयोग गठित हुआ, कोठारी कमीशन, 1966 में उसने अपनी रिपोर्ट दी और 2 साल की लंबी बहस के बाद पूरी दुनिया, देश भर में कंसल्टेशन करने और दुनिया भर के शिक्षा की जो नीतियां हैं उनका अध्ययन करने के बाद कोठारी साहब के नेतृत्व में जो रिकमेंडेशन आई वो उसमें कहा गया था कि शिक्षा जो है वो सरकार शिक्षा के अधिकार से मुकर नहीं सकती है और उस समय कोठारी साहब ने 6% GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात उठाई थी और ये भी कहा था कि हमको शिक्षा जो है, शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए और शिक्षा का उद्देश्य भारत में होगा कि जो सेग्रीगेटेड
सेग्रीगेशन है हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तान में भेदभाव और बंटवारा है, जो विभिन्न जो इसमें श्रेणियां बन गई हैं गरीब अमीर की और जाति के नाम पर और तमाम धर्म के नाम पर जो बंटवारा हो गया है हिंदुस्तान के समाज में, उसको शिक्षा के माध्यम से ठीक किया जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए राष्ट्र में एकता कायम करने के लिए, समाज में एकता कायम करने के लिए, और इसलिए उन्होंने उस समय 66 में ही कोठारी कमीशन ने कॉमन स्कूल सिस्टम की संस्तुति की थी। 3 बातें उन्होंने उठाई थी। एक तो 6% जीडीपी का शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए, दूसरा एक स्कूल हो सरकार का जो पब्लिक फंडेड हो और जिसकी सीमाएं तय कर दी जाए, और उस सीमा का हर बच्चा एक ही स्कूल के अंदर आए, क्योंकि ये स्कूल जो है वो सोशलाइजेशन की जगह है, एक सामाजिकरण की जगह है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस का बच्चा हो, उसे एक छत के नीचे एक स्कूल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम भारत में एक मिक्स सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। भेदभाव और ये नफरत की दीवारें हम ख़त्म कर सकते हैं अगर इस तरह की एक कॉमन स्कूल सिस्टम की शिक्षा दी जाए। और ये भी कॉमन स्कूल शिक्षा जो बात की थी कोठारी साहब ने, ये दुनिया के अनुभवों के आधार पर किया था। जो दुनिया भर में नेबरहुड स्कूल, खुद अमेरिका के अंदर जो नेबरहुड स्कूल का कंसेप्ट आया था, उसी पे आधारित हिंदुस्तान में कॉमन स्कूल सिस्टम की अवधारणा रखी गई थी कि भेदभाव रहित शिक्षा का सिस्टम बनाया जाए हिंदुस्तान के अंदर। हमने बड़ी लड़ाई, हम लोगों ने सबने लड़ा। मुझे याद है, मैं जब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी था, तो हमने बनारस से काशी हिंदू विद्यालय से देहरादून तक 1300 किलोमीटर की हम लोगों ने अपने छात्र जीवन में एक यात्रा निकाली थी, साइकिल यात्रा निकाली थी, और जगह जगह सभाएं और बड़ी बड़ी रैलियां करते हुए हम देहरादून तक पहुंचे थे। और फिर हमने देहरादून डिग्री कॉलेज में सभा करके दून स्कूल तक मार्च किया था, क्योंकि हमारा कहना था कि ये दून स्कूल जो है ये शुरू से ही भारत में दोहरी शिक्षा स्थापित करने का एक प्रतीक बन गया है। जहाँ इलीट लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों को वहाँ जगह नहीं मिलती है, और शिक्षा में भेदभाव की नीति को स्थापित करने का ये दून स्कूल जो है एक प्रतीक है। इसलिए इस दून स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हम लोग सब वहाँ पहुँचे थे, हजारों लोग पहुँचे थे, और वहाँ लाठीचार्ज हुआ और गिरफ्तारियाँ हुई। और हमने ये कहा था कि दोहरी शिक्षा, और ये कोठारी साहब के उस रिपोर्ट का असर था कि पूरे देश में दोहरी शिक्षा के खिलाफ आवाज़ उठी थी और नारे लगे थे, निर्धन हो या हो धनवान, शिक्षा होगी एक समान। और ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जगह जगह ये नारे लगते थे। अध्यापकों के संघ कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पे उतर जाया करते थे। ये सपना था हिंदुस्तान की जनता का। आज़ादी के बाद से ही ये सपना था कि शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो अमीरों को शिक्षा मिलती है वही गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा में कोई अमीरी गरीबी के आधार पर बंटवारा होना नहीं चाहिए, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर बंटवारा होना नहीं चाहिए। और शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो कंटेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट और वैल्यूज से डिराइव होना चाहिए, जहाँ पर सोशल जस्टिस की गारंटी हो, जहाँ पर सेकुलरिज्म की बात हो, और जहाँ डेमोक्रेटिक और इगैलिटेरियन सोसाइटी के निर्माण की बात हो। ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं और स्पिरिट हैं, वो हमारी किताबों में, हमारे पाठ्यक्रमों में दिखने चाहिए, और इस तरह से शिक्षा का पूरा ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। और यही पूरा सपना कोठारी कमीशन का था, जिसे हमारी देश की सरकारों ने लागू नहीं किया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 1966 में जो कोठारी साहब की रिपोर्ट आई, उसके बाद 68 में एक एजुकेशन पॉलिसी बनी, और उस एजुकेशन पॉलिसी को देश भर के शिक्षाविदों ने बनाया। और उस रिपोर्ट ने भी कहा कि नहीं, कॉमन स्कूल सिस्टम हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है, और इसके जरिए ही हम इस देश के अंदर यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं शिक्षा को, और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। सारे बच्चों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। ये बात 86 की पॉलिसी 68 की पॉलिसी ने कहा, ये बात 86 की पॉलिसी ने भी कहा, और 92 के एक्शन प्लान ने भी कहा। हालांकि 86 की पॉलिसी में नवोदय विद्यालय और प्रतिभा विद्यालय खोलने का एक अलग धारा भी बन गई थी कॉमन स्कूल सिस्टम
सिस्टम के विपरीत धारा खुद सरकार ने स्थापित कर दिया था। लेकिन हम शिक्षा की समानता पर जोर नहीं दे पाए और शिक्षा को समान रूप से शिक्षा की बात हमने कॉमन स्कूल सिस्टम हम नहीं लागू कर पाए देश में, बल्कि उल्टा मल्टी ट्रैक एजुकेशन सिस्टम। और आपको मैं बताता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इनइक्वल अगर इनिक्विटी अगर शिक्षा में कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है। सामाजिक और आर्थिक हैसियत के हिसाब से आपके लिए स्कूल यहाँ उपलब्ध हैं। स्कूल एकता कायम करने के बजाय स्कूल विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन कायम करने के लिए स्थापित किए गए हिंदुस्तान में बहुत सारे। और दुनिया भर में अगर प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों का ढांचा है, मतलब प्राइवेट स्कूल और पब्लिक, और हमारे यहाँ तो प्राइवेट स्कूल को भी पब्लिक स्कूल बोलने लगते हैं। तो जिन जगहों पे पब्लिक जा नहीं सकती वो भी अपने स्कूल का नाम उन्होंने पब्लिक स्कूल रख रखा है। इतना भ्रम हिंदुस्तान में फैलाया गया है। तो दुनिया में केवल प्राइवेट और पब्लिक दो तरह के ढांचे मिलेंगे। हमारे यहाँ तीसरा ढांचा भी है जो जनता के पैसे से चलता है, सरकारी पैसे से चलता है, और वो है स्पेशल कैटेगरी स्कूलों का ढांचा। जैसे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, प्रतिभा विद्यालय है। ये प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये सरकारी स्कूल हैं, लेकिन इसमें किसी सामान्य सरकारी स्कूल से 8 गुना ज़्यादा पैसा सरकार का खर्च होता है। पब्लिक फंड से 8 गुना ज़्यादा पैसा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय और प्रतिभा और सैनिक स्कूल और इस तरह के स्कूलों में जो केवल सरकारी स्कूल हैं उनमें दिया जाता है। तो ये बात साबित है कि अगर केंद्रीय विद्यालय अच्छे चल सकते हैं जो सरकारी स्कूल हैं, तो अगर उस स्टैंडर्ड पर सारे सरकार देश भर के 1.5 मिलियन स्कूलों को अगर उस स्टैंडर्ड पर लाया जाए तो कोई भी स्कूल पिछड़ा नहीं रह सकता, कोई भी स्कूल खराब नहीं हो सकता, सभी स्कूल बढ़िया बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये तर्क दिया जाना, समाज में ये बात स्थापित की जाती है कि सरकारी स्कूल अच्छे क्वालिटी स्कूल नहीं होते हैं, इसलिए और प्राइवेट स्कूलों में क्वालिटी होती है। और इसके लिए बहुत सारी प्राइवेट बिजनेस, एजुकेशन बिजनेस कंपनियां प्रचार करती हैं, लॉजिक देती हैं, और वो लगातार सरकार के ऊपर दबाव डालती हैं कि वो शिक्षा के एलोकेशन को कम करे, शिक्षा पर पैसा खर्च करना कम करे, क्योंकि सरकारी स्कूल गुणवत्तापूर्ण स्कूल नहीं है और वो धीरे धीरे तरह तरह के ढांचों के स्कूल खोलने की वकालत करते हैं। तो इसलिए जब ये कानून बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो हमने सोचा था कि इस राइट टू एजुकेशन एक्ट के मातहत सारे स्कूल आएंगे और सारे स्कूलों को रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन ये इसमें 2-3 खामियां थी इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में। बहुत सारी अच्छाइयां हैं इसमें कि इसने ये तय कर दिया कि कोई भी बच्चे का जो है वो स्कूल में एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता। ये तय कर दिया कि किसी बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ये तय कर दिया इस कानून ने कि एज एप्रोप्रिएट, हमारे गांव में बहुत लेट उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, इसलिए उन बच्चों को भी उनकी एज के हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा और बाकी के समय के लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तरह के बहुत सारे, या अध्यापकों के लिए भी कुछ नियम तय कर दिए गए कि भाई हर काम में अध्यापक को नहीं लगाया जाएगा, 3 चीज़ों में लगाया जाएगा। वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शन और सेंसस, जनगणना। लेकिन हम लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि दुनिया भर में, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को ले लीजिए या दूसरे और जो जहाँ पर शिक्षा का मानक स्तर बहुत ऊंचा है, वहाँ देखिए अध्यापक शिक्षा के अलावा और किसी काम में नहीं लगता। शिक्षा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत बड़ा मतलब अध्यापक को खुद पढ़ाने के लिए तैयारी करने का वक्त चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अध्यापक को शिक्षा से के इतर बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिससे उसका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए वो बहुत सारे अध्यापक अब वो डीमोटिवेटेड हो गए हैं, तो शिक्षा के अलावा बाकी कामों करने में उनकी ज़्यादा रुचि रहती है, बजाय इसके कि वो एक बच्चे का निर्माण करें और उसको शिक्षा दें। ये सारा सिस्टेमिक कारण है। लोग सोचते हैं इंडिविजुअल कारण है इसलिए अध्यापक नहीं पढ़ाना चाहता, तो हम कहेंगे कि फिर डॉक्टर नहीं काम करना चाहता, फिर कोई क्लर्क नहीं काम करना चाहता, सरकारी अमला पूरा का पूरा इस तरह का दिखेगा जो अपने काम के बजाय बाकी काम करने लगता है। तो इसलिए ये सरकार को सोचना होगा कि कैसे फिर से इन सब चीज़ों को ट्रैक पर लाया जाए। कानून बनने के बाद हम लोगों ने सोचा था कि बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन खुद सरकार ने अपने कानून को लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, न तो रिसोर्सेज दिए। आप जानते हैं कि 6% की बात
हमने छाछत में की थी। 50 साल पहले, उससे भी ज़्यादा साल हो गए 6% जीडीपी का खर्च करने की। आज आपको जान के आश्चर्य होगा 3.4% हम शिक्षा पे खर्च करते हैं, और वो भी 3.4% में 25% अनस्पेंड मनी वापस चला आता है, जो राज्य सरकारें भी खर्च नहीं कर पाती और केंद्र सरकार भी उसको खर्च करने की कोई योजना नहीं बनाती है। और ऐसे समय नहीं बनाती है जबकि अभी आउट ऑफ स्कूल बच्चे बहुत ज़्यादा हैं देश में। सेंसस 2011 ने कहा कि 4.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। कानून बनने के बाद भी वो बच्चे स्कूल नहीं आ पाए। 40% लड़कियां हैं, एडोलसेंट गर्ल हैं जो स्कूल नहीं पहुंच पाई, जिन्होंने पैर नहीं रखा स्कूल में कभी। आप सोचिए 13-14 में हमारे देश में आंकड़ों का भी बड़ा घोटाला होता है, केवल पैसे का घोटाला नहीं होता है, आंकड़ों में भी बहुत मिसहैंडलिंग होती है, मिसमैनेजमेंट होता है। 13-14 में 11 का सेंसस कहता है 4.5 करोड़ लोग जो है बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। 13-14 में IMRB का एक सर्वे MHRD ने किया और कहा नहीं 6 मिलियन बच्चे बाहर हैं, 60 लाख बच्चे बाहर हैं। किसी देश में अगर 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वह भी बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म, जबकि हम 70 साल से ज़्यादा हो गए हमारी आज़ादी को और हम अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं ला पाए, और स्कूल भी नहीं हम बना पाए ठीक से। और अब अभी भी देखा जा रहा है कि अब ये जो संकट की घड़ी है, हमारे स्कूल काम आ रहे हैं, सरकारी स्कूल ही काम आ रहे हैं। इस संकट की घड़ी में आपने देखा होगा कि सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल, सरकारी डॉक्टर, आंगनबाड़ी, आशा, सरकारी कर्मचारी, यही सारे लोग लगे हुए हैं इंसानियत को बचाने के लिए, मानव जीवन को बचाने के लिए। बाकी लेकिन 70 सालों में जिनको पाला पोसा गया प्राइवेट सेक्टर को, वो कहीं इस लड़ाई में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं, हालांकि दिल्ली में आज चीफ मिनिस्टर को बोलना पड़ा, दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों ने कह दिया कि हमारे पास बेड नहीं है, वो कोविड का कोई जांच करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमारे सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, वो पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई में उतरे हुए हैं। कितने डॉक्टर और कितने नर्सें और कितने सरकारी अमला जो है कर्मचारी, वो खुद कोरोना के शिकार हो रहे हैं, और ये एक बहुत ही बहादुरी के साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार ये नहीं समझती है, क्योंकि यही हमें देश की सत्ता और सरकार की मंशा पर शक पैदा करने की गुंजाइश देती है कि वो केवल प्राइवेट सेक्टर के और देश के बड़े कारपोरेट और निजी पूंजी के हक में, उनके हित में केवल नीतियां बनाते हैं, उनकी चाटुकारी करते हैं और उनके लिए सरकारी पैसा उनके खाते में उड़ेल देते हैं, उनके हाथों में उड़ेल देते हैं, बजाय इसके कि अपने सिस्टम को मजबूत करें, अपने ढांचे को मजबूत करें। आज जितने भी मैं देखता हूँ बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, जो हमारे पिछड़े इलाके हैं, वहाँ जो माइग्रेंट लोग लौटे हैं, उनको कोरोना क्वारंटाइन करने के लिए स्कूल की बिल्डिंगें ही मिल रही हैं। वही एक जगह है जहाँ पर उनको रखा जा रहा है, हालांकि वहाँ पानी नहीं है। अभी हमारे देश के 1.5 मिलियन जो स्कूल हैं, खुद सरकार कहती है कि 50% से कम स्कूल हैं जिनमें कि हैंड वॉशिंग की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और फंक्शनल टॉयलेट हैं। कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि आप उनके लिए पैसे नहीं देते, रिसोर्स नहीं देते, और जो रिसोर्स देते हैं उसको यूटिलाइज करने का कोई मैकेनिज्म नहीं तय करते, कोई मैकेनिज्म नहीं बताते, और इसको मॉनिटर करने के लिए भी आपके पास कोई प्रॉपर एजेंसी नहीं है। तो इस तरह से ये जो कानून बना, जिस कानून के बाद देश की जनता में बड़ा उत्साह था, बड़ा जोशो खरोश था कि अब हमारे बच्चे भी सरकारी पैसे से शिक्षा हासिल कर लेंगे। और ये बात सही है कि शिक्षा केवल रोजगार के लिए नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि शिक्षा केवल रोजगार पाने के लिए नहीं, रोटी कमाने का एक साधन है वो शिक्षा, लेकिन शिक्षा तो खुद व्यक्ति को तमाम जकड़नों से मुक्त कराने का एक साधन है, उनको जंजीरों से मुक्त करने का एक साधन है, सोसाइटी को लिबरेट करने का एक साधन है, तमाम लोगों को एक साथ रहने का एक संबंध बनाने का एक जरिया है। एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए जरूरी नहीं है। आजकल जो शिक्षा को सीमित किया जा रहा है, उसके उद्देश्य सीमित किए जा रहे हैं। आजकल ये कहा जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब है लर्निंग आउटकम,
केवल लर्निंग आउटकम, लिखना सीख लीजिए, पढ़ना सीख लीजिए और कुछ न्यूमेरिकल सीख लीजिए, गणित के सवाल सीख लीजिए, इतना ही बस ये लर्निंग आउटकम है। बाकी उसको मार्केट के साथ जोड़ दिया गया। आजकल जो भी शिक्षा का ढांचा बन रहा है वो मार्केट ड्रिवन है। मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से एक लेबर मार्केट क्रिएट करने के लिए तय किया जा रहा है। एक शहरी बनाने के लिए, एक इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा सामाजिक नागरिक बनाने के लिए जो शिक्षा का एक व्यापक उद्देश्य था, शिक्षा को उससे करके देखा जा रहा है, उसको अलग कर दिया गया। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि तमाम जो सरकारें हैं वो अपने पाठ्यक्रमों में जो कटौती कर रही हैं, वो कटौती में जो लोकतांत्रिक चेतना पैदा करने वाली शिक्षा है उसके अध्याय को हटा दे रही हैं। उसके अध्याय, इवन दिल्ली के अंदर भी जो आंदोलनों से चुन के आई सरकार थी, उन्होंने भी पाठ्यक्रम को कम करने के नाम पर वो बहुत सारे अध्याय निकाल करके बाहर कर दिए जो इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा कर सकते थे, जो सवाल उठाने की क्षमता पैदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई लोकतंत्र बिना सवाल के जिंदा नहीं रह सकता। अगर किसी लोकतंत्र को जिंदा रहना है, उसको स्थायी बनना है, तो उसे अपने नागरिकों के अंदर सवाल करने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। और ये क्षमता क्रिटिकल थिंकिंग से आती है, और ये क्रिटिकल थिंकिंग एजुकेशन सिस्टम से आती है, पाठ्यक्रमों से आती है। सर, एक बहुत ही साजिश के बतौर हिंदुस्तान के अंदर आने वाली जनरेशन से के दिमाग से एक प्रश्न खड़ा करने का जो क्षमता है उसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है। इसलिए आजकल आप देखते होंगे कि प्रोफेशनल कोर्सेज की चर्चा हो रही है, और वो प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब ये है कि 6 से आप जो है वो डिग्री तक, हायर एजुकेशन तक, वह एक पूरा कोर्स का पैकेज है, और उस कोर्स के पैकेज में बच्चे को डाल दिया जाता है। अब वो घोड़े के तांगे के घोड़े की तरह उसके आँख पर पट्टी बांध दी गई है। वो अगल बगल इधर उधर कुछ नहीं देख सकता, वो सिर्फ एक चीज़ देखता है। उसे सोशल साइंस नहीं पता, उसे ज्योग्राफी नहीं पता, उसे अपने देश का इतिहास नहीं पता, उसे इन सब चीज़ों को, कभी सामाजिक विज्ञान तो मालूम ही नहीं है उसको। तो इस तरह के नागरिक तैयार किए जा रहे हैं जो कटे छटे हों, जो सामाजिक परिवेश से बिल्कुल अलग थलग हों, जो एकदम से बहुत ही फोकस्ड हैं और उनके अंदर और कोई चेतना नहीं है। तो इसलिए हमारे देश में, इसलिए अब क्या होता है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन दे दीजिए उनको, तो उस इन्फॉर्मेशन की तह में उसकी सच्चाई को जांचने परखने में वो नहीं जाएंगे, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन से गाइड हो करके वो अपना एक्शन तय कर लेते हैं। तो ये हमें जब शिक्षा पे हम बात करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी की बात करनी है, हमको शिक्षा में समानता की बात करनी है, और उसके साथ साथ क्लासरूम में क्या पढ़ाया जा रहा है इस पर भी हमें बात करनी होगी। अदरवाइज हम शिक्षा के पूरे ढांचे पर, अधूरे ढांचे पर बात कर रहे होंगे, और शिक्षा पूरी तरह से एक अधूरा शक्ल लिए हुए हमारे सामने खड़ी होगी। तो इसलिए हमें कहना है आपसे कि यह जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 में बना, 2009 में राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना, और 2009 में एक कानून बन गया, वह कानून नहीं लागू हो पाया क्योंकि सरकार के अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी, यूनिवर्सलाइजेशन की इच्छा शक्ति नहीं थी। 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ आपसे। एक तो ये कि जो हिंदुस्तान में जो एलीट क्लास है, अभिजात्य वर्ग है, हिंदुस्तान में जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, और चाहे कॉरपोरेट जगत के, इन सब ने अपने लिए अलग स्कूलों की स्थापना कर ली है। और अब जो सरकारी ढांचा है उसमें केवल वो लोग जा रहे हैं जो प्राइवेट सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो अब सरकारी स्कूलों में बच गए हैं। तो उनकी जो हालत है गाँव में और शहरों में, जिस तरह वो गरीब बस्तियों में रहते हैं या गांव में रहते हैं, ठीक उसी तरह उनके स्कूलों की भी हालत बना दी गई है। और हमने ये सोचा था कि ये कानून बनने के बाद इस हालत में बदलाव आएगा, और इसलिए हमारे बहुत सारे लोग जोर शोर से इसमें पूरी ताकत के साथ लगे और तैयारी किया उन्होंने। देखिए, हमारे सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो ट्रेंड हैं, पढ़े लिखे हैं, एक सामाजिक सरोकार रखते हैं।
कुछ लोग हैं जो पढ़ाई के काम से बचने की कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, लेकिन जो प्राइवेट सिस्टम है वो अध्यापकों का भी शोषण करता है और अनट्रेंड और बिना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे अध्यापकों को लेकर के वो, क्योंकि प्राइवेट सिस्टम पूरा मुनाफे पर खड़ा है। लेकिन हमें बड़ा दुख है कि सरकार ने खुद अपने स्कूलों को इस तरह की हालत में पहुंचा दिया है कि अब लोग वहां से प्राइवेट स्कूलों की तरफ मूव कर रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों में भी कई परतें हैं, इसे भी हमें समझना चाहिए। एक वो स्कूल है जो एलीट स्कूल है, जो डीपीएस जैसे स्कूल है, ला मार्टिनियर है, कॉल्विन तालुकेदार है लखनऊ में, या इस तरह के बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं जो लाखों रुपए पेरेंट्स से फीस लेते हैं। एयर कंडीशन प्लेग्राउंड है जिनके पास। इसी भारत के अंदर आप समझ सकते हैं कि हमने देखा माइग्रेंट लोगों की क्या हालत है, जिनकी इतनी बड़ी संख्या है जो शहरों से लौटे हैं गाँवों की तरफ, खाने के लिए नहीं है उनके पास। और हमारे ही देश में वो लोग हैं जिनके बच्चे स्कूलों में, ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ एयर कंडीशन प्लेग्राउंड है। कितनी बड़ी इनइक्वालिटी हमने हिंदुस्तान में असमानता तैयार की है, शिक्षा में भी और जीवन के हर क्षेत्र में हमने तैयार की है। तो ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, एलीट स्कूल, ये बहुत थोड़े हैं। ज़्यादा स्कूल हैं जो बजट स्कूल बोले जाते हैं, जो वो भी प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन वो कम पैसे वाले स्कूल हैं जिनमें कि कम फीस है और बहुत लो पे टीचर हैं और एक छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर में चल रहा है, वो बहुत मशरूम कर रहा है। लेकिन आपको जान का आश्चर्य होगा कि वो जो लो फी प्राइवेट स्कूल हिंदुस्तान में चल रहे हैं, वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल एजुकेशन कंपनियां उसमें अब उतर रही हैं। ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी उसमें उतर रही है, पियर्सन उसमें उतर रहा है, एडुकॉम उसमें उतर रहे हैं। ये लोग उतर रहे हैं जो हमारे गांव में कभी बेरोजगार लड़के इंग्लिश बोलने वाला स्कूल खोल लिया करते थे, अब वो सारे के सारा स्पेस कैप्चर करने के लिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल एजुकेशन कंपनियां मैदान में आ गई हैं और कई राज्यों में उनके साथ समझौते भी सरकारें कर रही हैं और केंद्र सरकार भी कर रही है। और आपको ये मालूम होगा कि खुद सरकार अपने स्कूलों को बंद कर रही है। आपको ये भी ध्यान होगा कि नीति आयोग ने एक बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप और पियर्सन के साथ, पिरामल फाउंडेशन के साथ मिल करके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया और बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप और पिरामल फाउंडेशन, ये दोनों मिलके देश भर में पता लगाने में लगे हुए थे कि कौन कौन से स्कूल हैं जिनको मर्ज किया जा सकता है। मर्जर का मतलब है बंद किया जा सकता है। और आपको हैरानी होगी कि कानून बनने के बाद, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनने के बाद 1.5 लाख सरकारी स्कूलों को देश भर में बंद कर दिया गया। खुद उड़ीसा में 3000 स्कूल बंद कर दिए गए। एक आदिवासी राज्य में जहाँ पर दूर दूर गांव हैं, जहाँ बच्चों को पैदल चल कर के अपने स्कूल में पहुँचने में बहुत तकलीफ है, वहाँ 3000 स्कूल बंद कर देना, आप समझ सकते हैं कि सरकार का सरकारी स्कूलों के प्रति क्या रुख है। 6000 स्कूल झारखंड में बंद कर दिए गए। और आपको ये मालूम हो, हैरानी होगी कि 40,000 स्कूलों की लिस्ट मध्य प्रदेश की तैयार है, सरकारी स्कूलों को जिनको सरकार मर्ज करना चाहती है, बंद करना है। राजस्थान में 17,000 स्कूल बंद कर दिए गए, महाराष्ट्र में बंद, बहुत सारे राज्यों में कुल 1.5 लाख सरकारी स्कूल। एक स्कूल बनाना कितना मुश्किल होता है, कितनी लड़ाइयों के बाद एक लोग सरकारी स्कूल बना पाते हैं, और उन स्कूलों को बंद कर दिया। 2 कारणों से बंद कर दिया। एक तो ये कि अध्यापकों की नियुक्ति से बच जाएंगे, इसलिए उन्होंने इन स्कूलों को बंद कर दिया। और दूसरा ये कि अब वो सरकारी स्कूल का कार्यभार अपने कंधों से, सरकारी शिक्षा का या सार्वजनिक शिक्षा का, पब्लिक एजुकेशन का अपने कंधे से भार उतारना चाहती है सरकार, और इसीलिए इन स्कूलों को बंद भी किया गया, मर्जर जिसको वो कहते हैं। और इसके बाद इन स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर को भी हैंड ओवर करने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक लंबी लड़ाई है, एक बड़ी लड़ाई है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में हमारी कोशिश है कि इस कानून को मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर ये कानून नहीं है तो फिर स्कूलों को नहीं बचाया जा सकता। और ये बात तरह तरह से उभर के आई है। अभी पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इतनी नीतियां बनी हैं, इतने कानून बने हैं, फिर भी सरकारी स्कूलों का स्तर ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। तब उन्होंने कहा
कंक्लूजन में कहा कि इसलिए नहीं हो रहा है कि जो नीतियां बनाते हैं और नीतियां लागू करते हैं उनके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ये सरकारी स्कूलों की हालत बदल नहीं रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आपके जितने अधिकारी कर्मचारी हैं और जो पब्लिक फंड से पैसा लेते हैं, सरकारी फंड से पैसा लेते हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। आपको जान के हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और उस आदेश को पर रोक लगा दी गई। तो ये जो पूरा एक ढांचा है, सरकारी ढांचा है, वो नहीं चाहता कि देश में एक समानतापूर्ण समाज बने, वो नहीं चाहता कि सारे बच्चों को एक जैसी शिक्षा का अवसर मिले, वो नहीं चाहता कि गरीबी और अमीरी के फासले को कम किया जाए, वो चाहता है कि स्कूली ढांचे के जरिए इस फासले को बनाए रखा जाए। एलीट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वो एक अलग किस्म की संस्कृति वाले बच्चे तैयार किए जाए। और ये भी आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे राज्यों में सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से, आप जानते हैं कि पैसे टैक्स कौन देता है सबसे ज़्यादा देश में इनडायरेक्ट टैक्स आता है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स गरीबों की खून और पसीने की कमाई से आता है जो सरकारी खजाने में जमा होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग जो हैं, आप देखिए कोई भी गरीब आदमी सुबह आँख खुलती है, घर से बाहर निकलता है, कुछ भी खरीदता है, बस पे चलता है, ट्रेन में चलता है, बाजार से सब्जी खरीदता है, कपड़े खरीदता है, एक बीड़ी भी खरीदता है, एक माचिस भी खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है। और इस तरह से सरकार के खजाने में सबसे ज़्यादा पैसा इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। ये है इनडायरेक्ट टैक्स। बड़े बड़े कारपोरेट टैक्स की चोरी करते हैं, जो इतना पैसा कमाते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूट के, हमारा पानी, हमारे माइंस, हमारे जंगल, हमारे खनिज, इस सब का शोषण करके, दोहन करके बड़े बड़े हिंदुस्तान में सरमाएदार हैं, पूंजीपति हैं, अरबपति हैं, जिन्होंने बहुत पैसा जुटा के रखा है। और अब वो दूसरे देशों में, अपने देश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अफ्रीका के देशों में, दूसरे देशों में पैसा लगा रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं और हमारे देश के राजनीतिक लोगों को पालते हैं उन पैसों से। लेकिन हमारे जो गरीब लोग हैं वो टैक्स नहीं देते, वो लोग टैक्स नहीं देते। उनसे कोई, हम लोगों ने कहा, सरकार ने कहा कि पैसे नहीं है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए पैसे नहीं है, इसके लिए हमको पानी के लिए पैसे, पीने का पानी हम नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, वो उसके लिए पैसे नहीं है। हम लोगों ने ये कहा कि 2% वेल्थ टैक्स लगाइए इन कारपोरेट्स के ऊपर। ये जो कारपोरेट हैं, जो बड़े हाथी आपने तैयार कर रखा है, जिन्होंने देश की संसाधनों की लूट के जरिए पैसे कमाए हैं, मुनाफे कमाए हैं, अपनी तिजोरियां भरी हैं, इन पर 2% अगर वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि सारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर स्कूल, हमारे देश में अभी 9 लाख टीचर्स की वैकेंसी है एलिमेंट्री लेवल पर, और आप देखिए कि 1.1 लाख जो है वो सेकेंडरी लेवल पर, ये खुद सरकार का आंकड़ा है। इसकी कमी है, टीचर्स की कमी है। हमारे पास मैथ्स के टीचर नहीं, इंग्लिश के टीचर नहीं, भाषा के टीचर नहीं, कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी? अगर ये 2% वेल्थ टैक्स कारपोरेट पर लगाया जाए, कारपोरेट्स के ऊपर, तो इससे हम सारे स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति कर सकते हैं। और रेगुलर अध्यापक और ट्रेंड अध्यापकों की नियुक्ति, हमें पैरा टीचर नहीं चाहिए, हमें ऐसे टीचर नहीं चाहिए जो अनट्रेंड हो। अगर कोई अनट्रेंड टीचर, और इसीलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट ने कहा था, कानून ने कहा था कि 2010 में ये कानून लागू हुआ और 2013 तक इस कानून ने कहा था कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए और 2015 तक सारे टीचर्स को रेगुलराइज कीजिए और उनको ट्रेंड कीजिए। शिक्षा कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन के भरोसे नहीं चलेगी। शिक्षा देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है, देश के बदलाव के लिए, देश को मजबूत करने के लिए। उसको कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे, टीचर्स के भरोसे नहीं चलाया जा सकता। उसमें रेगुलर, डिग्निफाइड और ट्रेंड टीचर चाहिए और उसी तरह की उनका प्रोटेक्शन भी चाहिए, उनका सोशल प्रोटेक्शन भी चाहिए, उनकी सैलरी भी चाहिए और उनको उसी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। यह बात कानून ने कहा, ये बात कोठारी साहब ने कहा, ये बात 68 की पॉलिसी ने कहा, 86 की पॉलिसी, क्योंकि टीचर
पर शिक्षा की गुणवत्ता निर्भर करती है। और टीचर को अगर आपने सही से तैयार नहीं किया और उसके लिए सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया और उसको प्रोटेक्टेड नहीं किया, तो आप कभी भी शिक्षा के मानक को ऊंचा नहीं कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि और ये जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है, ये प्राइवेट स्कूलों का तो कोई असेसमेंट होता ही नहीं है, कभी नहीं हुआ, और इसलिए आप पता नहीं लगा सकते कि वहाँ किस तरह की गुणवत्ता दी जा रही है। और इसीलिए गुणवत्ता के मायने बदले जा रहे हैं। गुणवत्ता के मायने ही बदल दिए गए कि लर्निंग आउटकम गुणवत्ता है। गुणवत्ता का जो सोशल रोल है, सामाजिक भूमिका है, सामुदायिक भूमिका है, वह भूमिका ख़त्म करने की कोशिश हो रही। तो एक बड़े क्राइसिस में हैं हम लोग, और हम चाहते हैं कि ये जो कोरोना पीरियड है, इसमें जो बच्चे आए हैं, वापस लौट के आए हैं, उन बच्चों। और एक बात मैं कहना ज़रूर चाहता हूँ अपने AISF के साथियों को, जो कि हायर एजुकेशन में है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मजबूत नहीं होगी तो कभी भी हायर एजुकेशन और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस देश में प्राइवेटाइजेशन की आंधी चल रही है। 40% स्पेस प्राइमरी एजुकेशन का प्राइवेट सेक्टर ने कैप्चर कर लिया है। 65% सेकेंडरी एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर पहुंच चुका है, और हायर एजुकेशन में 75% स्पेस हायर और टेक्निकल एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर ने पकड़ लिया है। अगर ये सार्वजनिक पब्लिक एजुकेशन ख़त्म हो गया तो शिक्षा खरीद फरोख्त का औजार बन जाएगी। इसलिए इस कानून की जो पहली शर्त है वो है फ्री एजुकेशन की। हमने इस कानून में, यह कानून ही है फ्री एक्ट, फ्री एंड कंपलसरी एक्ट जो है इसमें लगा हुआ है। तो हमने शिक्षा मुफ्त क्यों फ्री है? क्योंकि दुनिया भर में शिक्षा एक पब्लिक गुड मानी जाती है। दुनिया भर में शिक्षा को ह्यूमन राइट के साथ जोड़ के देखा जाता है। ये ह्यूमन राइट है, ये पब्लिक गुड है, ये इसका व्यापार नहीं हो सकता, इसको खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। ये किसी व्यापारी के दुकान पर शिक्षा को बेचा नहीं जा सकता। कोई स्कूल कॉलेज और ये कोचिंग सेंटर चलाते हैं आप, ये गलत है। शिक्षा एक पब्लिक गुड है, सबके लिए अवेलेबल है, और इसकी अवेलेबिलिटी की गारंटी करना किसी भी देश की सरकार की जिम्मेदारी है। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात यूनाइटेड नेशन ने कहा है।